तो रागिनी की लाचारी देखकर मुझे बड़ा दुख हो रहा है। कल मैं घर पर मटर पनीर बनाऊंगी, सोच रही हूँ दे आऊं। हाँ, और मैं भी सोच रही हूँ कड़ी पुलाव बनाऊं, 1 प्लेट दे आऊंगी, बच्चे खा लेंगे। दोनों सहेलियां बातें करती हुई अपने घर चली जाती है। दोपहर हो जाती है, तभी स्कूल से आर्यन और सिया पसीने में लथपथ घर लौटते हैं। भूख और गर्मी से दोनों का बुरा हाल है। रागिनी बच्चों को थाली में वही पतली दाल और सूखी रोटियां परोसती है। माँ, बहुत तेज भूख लगी है, जल्दी से खाना दो। आज स्कूल में पीटी का पीरियड था, पेट पे चूहे दौड़ रहे हैं। हाँ माँ, जल्दी लाओ। और आज तो आपने पक्का कुछ अच्छा बनाया होगा ना, सुबह हम टिफिन भी तो नहीं ले गए थे। हाँ मेरे बच्चों, हाथ मुंह धो लो, देखो मैंने ताजी रोटियां बनाई है और दाल भी गर्म है। जैसे ही रागिनी थाली बच्चों के सामने रखती है, पीली पतली दाल और सूखी रोटी देखकर आर्यन का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। फिर से वही दाल? माँ, मैंने सुबह क्या कहा था? क्या है इस घर में दाल के अलावा और कुछ नहीं आता? माँ, आपने वादा किया था कि कुछ अच्छा बनाओगे। मुझे ये पानी वाली दाल नहीं खानी, मुझे सब्जी चाहिए। बेटा, आज शाम को तुम्हारे पापा पैसे लाएंगे तो पक्का सब्जी लेकर आऊंगी, अभी थोड़ा सा खा लो। नहीं खाना हमें ये खाना, आप खुद ही खाओ। थाली की रोटियां जमीन पर बिखर जाती है। रागिनी हक्का बक्का होकर देखती रह जाती है और वो दोनों बच्चे गुस्से में पैर पटकते हुए बाहर खेलने भाग जाते हैं। रागिनी वही जमीन पर बैठकर बिखरी हुई रोटियों को उठाने लगती है। हे भगवान, ना जाने कब वो दिन आएगा जब मैं अपने बच्चों को अच्छा खाना खिला पाऊंगी। काश आज इनको मजदूरी मिल जाए। शाम के करीब 5 बज रहे हैं। रागिनी आंगन में बैठी फटी हुई चादर सिल रही है। तभी गली में घंटी बजने की आवाज आती है। ठंडा मीठा बर्फ का गोला, मलाई वाला गोला। तभी आर्यन और सिया भागते हुए घर के अंदर आते हैं। माँ देखो ना, गोले वाला आया है, गोलू और चिंटू भी खा रहे हैं, हमें भी गोला खाना है। माँ, सिर्फ 5 रुपए वाला दिला दो ना, बहुत गर्मी लग रही है, गला सूख रहा है। बच्चों, अभी पैसे नहीं हैं, शाम को बाबा और पापा आएंगे ना तो दिला दूंगी। आप हमेशा ये कहती हो माँ, सुबह अच्छा खाना नहीं मिला, अब 5 रुपए का गोला भी नहीं दिला सकती। आप दुनिया की सबसे गंदी मम्मा हो। मुझे गोला चाहिए प्लीज मम्मी। बच्चे, शाम को पापा आएंगे तो पक्का मैं तुम्हें गोला दिलाऊंगी, जिद मत करो। रहने दे सिया, मम्मी हमको कुछ भी नहीं दिलाएगी। रागिनी बच्चे को बहलाती है, पर बच्चे उसकी एक नहीं सुनते और रोते रोते गुस्से में बिना कुछ खाए पिए चटाई पर सो जाते हैं। रहने दे बहू, सोने दे इन्हें। जब खाली पेट होता है और इच्छाएं पूरी नहीं होती तो नींद ही एकलौता सहारा बचती है। देख लेना, कल सब ठीक हो जाएगा। माँ जी, कब ठीक होगा? क्या मेरी पूरी उम्र इन खाली डिब्बों को देखते हुए ही गुजर जाएगी? रात के करीब 9 बज रहे हैं। घर में सन्नाटा है। बच्चे चटाई पर भूखे ही सो चुके हैं। तभी घर का टूटा हुआ दरवाजा बजता है। सुमित और वेद प्रकाश थकान से चूर घर लौटते हैं। रागिनी, ओ रागिनी, अरे देखो आज मैं क्या लाया हूँ। क्या हुआ सुमित, आज बड़े खुश लग रहे हो? सुमित जेब से 200 रुपए निकालकर रागिनी के हाथ पर रखते हुए कहता है। आज शहर वाली कोठी में बिजली का बड़ा काम मिल गया था, मालिक खुश हो गया और दिहाड़ी के साथ इनाम भी दे दिया। सच सुमित, आज बच्चे भी गोला खाने की जिद कर रहे थे और भूखे ही सो गए। अब कल मैं उन्हें गोला खिलाऊंगी और अच्छा खाना भी बनाऊंगी। हाँ बहू, सुमित ठीक कह रहा है। कल रविवार भी है, कल बच्चों की पसंद का कुछ अच्छा सा बना देना ताकि बच्चे खुश हो जाएं। वैसे भी आज बच्चों ने पूरा दिन कुछ नहीं खाया। फिर सभी खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन रविवार की सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही गली में फिर वही घंटी बजती है। बर्फ का ठंडा गोला, संतरा गुलाब काला खट्टा, जो चाहे ले लो 5 रुपए का। भैया 5 रुपए का ले लो, गर्मी को ठंडक दो। रागिनी मुस्कुराते हुए बच्चों को जगाती है। आर्यन, सिया उठो, देखो कौन आया है। क्या है माँ, अब हम सोए भी ना? नहीं मेरी गुड़िया, उठो तो सही, आज तुम्हें तुम्हारा मनपसंद गोला खिलाऊंगी, चलो बाहर। बच्चे खुशी से उछल पड़ते हैं। रागिनी गोले वाले को रोकती है और एक बड़ा सा लाल चाशनी वाला गोला बनवाती है। भैया एक गोला दे दो। बच्चों, पैसे कम है तो तुम दोनों आधा आधा बांट कर खा लो, ठीक है? ठीक है माँ। सिया, पहले तू एक चुस्की ले, फिर मैं लूंगा। वाह, मजा आ गया, आज दुनिया की सबसे अच्छी माँ हो। दोपहर का समय था। रागिनी थैली लेकर दुकान से घर की तरफ मुड़ी ही थी कि तभी सामने से विनीता और कामनी आ रही हैं। कामनी के हाथ में एक कटोरी है और विनीता के हाथ में एक ढकी हुई प्लेट। अरे रागिनी, रुक रुक, कहाँ भागी जा रही है? कहीं नहीं, बस दुकान से थोड़ा राशन लेने जा रही थी। तुम दोनों यहाँ इस वक्त? आज घर में थोड़े मटर पनीर बने थे तो सोचा बच्चों के लिए थोड़ा देती चलूं।
और मैंने भी कड़ी पुलाव बनाया था, ताजा और गर्म है। आर्यन और सिया को कड़ी बहुत पसंद है ना। अरे इसकी क्या जरूरत थी, तुम दोनों खुद भी तो मुश्किल से गुजारा करती हो, तो फिर मेरे लिए क्यों? चुप कर, क्या सहेलियां आप एक दूसरे का ख्याल भी नहीं रख सकती? और ये बच्चों के लिए है। अरे सच में, वैसे भी आज तो मैं अपने बच्चों के लिए कुछ अच्छा बनाने वाली हूँ। ठीक है, तुम दोनों का शुक्रिया। रागिनी दोनों सहेलियों का शुक्रिया अदा कर कर घर में मटर पनीर और कड़ी पुलाव लेकर आती है। आर्यन, सिया देखो, आज विनीता चाची और कामनी चाची ने तुम्हारे लिए क्या भेजा है, मटर पनीर और कड़ी पुलाव। क्या सच में माँ, मटर पनीर? वाह माँ, मजा आ गया, आज तो हम पेट भर के खाएंगे। दोनों बच्चे बड़े चाव से खाना खाने लगे और थोड़ी देर बाद रागिनी सुमित के दिए हुए पैसों से सब्जी लेने बाजार चली जाती है। आर्यन और सिया भी साथ में जिद करके जाते हैं। सब्जी मंडी में चारों तरफ ताजी सब्जियां और फल लगे हुए थे। माँ देखो, वो तरबूज और खरबूजे कितने अच्छे लग रहे हैं ना। माँ हमें खरबूजा खाना है, दिला दो ना। ठीक है बच्चों, अभी तरबूज थोड़े सस्ते हैं तो मैं तरबूज दिला देती हूँ। इसके बाद रागिनी कुछ पैसों से आलू, टमाटर, धनिया, मिर्च, प्याज, लहसुन, मटर और कुछ सब्जियां और एक छोटा सा तरबूज खरीद कर घर आती है। दोपहर में सब आंगन में बैठे तरबूज खाते हैं। माँ मजा आ गया, कितना मीठा है। वाह, अगली बार ना खरबूजा और आम भी लाना। हाँ बेटा, अभी तो बहुत महंगे हैं, जब थोड़े सस्ते हो जाएंगे तब पक्का खिलाऊंगी। तरबूज खाने के बाद रागिनी बचे पैसों से राशन लेकर रमाशंकर की दुकान पर जाती है। अरे रागिनी बहू, आज तो काफी सामान ले रही हो, हैं? खैर, ये लो पाव भर दाल, थोड़ा सा आटा और एक तेल की पुड़िया। ये 1 किलो चावल और पाव भर सोयाबीन। हाँ भैया, बच्चों के लिए थोड़ा बहुत कुछ करना ही पड़ता है। रागिनी सामान ले रही होती है, तभी राशन की दुकान पर अमीर लोगों का राशन पैक हो रहा होता है। उसमें 10 तरह का राशन देखकर रागिनी उदास होती है और घर लौट आती है। माँ जी, लीजिए राशन, आज थोड़ा सा आटा और तेल ज्यादा लाई हूँ और सोयाबीन भी। ठीक है बहू, रख दे और शाम के खाने की तैयारी कर ले। रागिनी चूल्हा जलाकर खाने की तैयारी करती है। उसकी सास खाना बनवाने में उसकी मदद कर रही होती है। तभी रागिनी अपनी सास को बताती है, माँ जी आज राशन की दुकान पर मैंने देखा कि लोग कैसे 10-10 तरह का राशन खरीदते हैं और हम बस ये दाल और आटा। काश हमारे नसीब में भी कभी ऐसा दिन आए जब रसोई के डिब्बे अनाज से पूरी भरे हो। अरे बेटा कोई बात नहीं, आज तू भी चावल, सोयाबीन, दाल और तेल खरीद कर लाई है ना। एक काम करा, सोयाबीन की चाप बना ले। रागिनी उस रात आलू मटर का पुलाव और साथ में सोया चाप की सब्जी बनाती है। सभी चाव से खाते हैं। अगली सुबह जब सीतापुर की गलियों में सूरज अपनी अंगड़ाई ले रहा था, तभी रागिनी के घर के बाहर एक बहुत बड़े ट्रक के रुकने की आवाज आई। अरे ये इतना बड़ा ट्रक ये सुमित के जर्जर घर के सामने क्यों खड़ा हो गया है? अरे शीला देख तो सही, ट्रक से राशन की बोरियां उतर रही हैं, चावल, दाल, घी के डिब्बे। ये सुमित इतना माल कहाँ से ले आया है? और नहीं तो क्या, कल तक तो एक गोले के लिए तरस रहे थे, आज पूरा ट्रक खड़ा है। अरे ये सावित्री तो बड़ी छुपी रुस्तम निकली, लॉटरी लगी और बताया भी नहीं। पूरा मोहल्ला रागिनी के घर के बाहर था। शोर सुनकर सुमित, सावित्री, रागिनी और ससुर वेद प्रकाश बाहर आ गए और ट्रक से उतरते सामान को देखने लगे। तभी ट्रक का ड्राइवर हाथ में एक पर्ची लेकर आगे आने लगा। क्या आप ही रागिनी है? हाँ मैं ही हूँ, पर ये सब क्या है? हमने तो कुछ नहीं मंगवाया। ये राशन आपके मायके से आया है, आपके पिताजी ने भेजा है। क्या? रागिनी के पिता? बेटा तूने तो कहा था कि तू अनाथ है, कभी बताया नहीं कि तेरे माँ बाप जिंदा है। नहीं माँ जी, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। मैंने तो जब से होश संभाला है तब से अनाथालय में ही रह रही हूँ, और फिर कहाँ से आ गए पापा, और ये राशन किसने भेजा? पूरा मोहल्ला ट्रक के इर्द गिर्द जमा हो गया। ड्राइवर एक एक करके बोरियां नीचे उतारने लगा। बासमती चावल की लंबी बोरियां, रिफाइंड तेल के डिब्बे, शक्कर के बोरे और न जाने क्या क्या। जर्जर घर के बाहर अमीरी का ये रुतबा देखकर लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई थी। सुना तुमने, मायके से आया है? ये रागिनी तो कहती थी कि अनाथालय में पली बड़ी है, अब अचानक से अमीर बाप कहाँ से पैदा हो गया? अरे भाई ये सब कहने की बातें हैं। अनाथ अनाथ कहकर खुद को बेचारी दिखाती थी, क्या पता कहीं किसी रईस की नाजायज औलाद हो। तभी तो बाप सामने नहीं आ रहा, बस ट्रक भेज रहा है। और नहीं तो क्या, दाल रोटी को तरसने वाले के घर में अचानक 10 तरह का राशन आ जाए तो ये सिर्फ दाल में ही काला नहीं बल्कि पूरी की पूरी दाल काली है। पड़ोसियों की तीखी बातें रागिनी के कानों में पड़ रही थी। वो पत्थर बनी ट्रक को देख रही थी। सुमित और वेद प्रकाश भी खामोश थे, जैसे किसी ने उनके मुंह पर ताला लगा दिया हो। देखो भाई, तुम गलत पते पर आ गए हो। रागिनी का कोई मायका नहीं है। ये सामान वापस ले जाओ, हम किसी अनजाने का एहसान नहीं लेते। अरे बाबूजी, पता बिल्कुल सही है, सीतापुर, गली नंबर 4, मकान नंबर 121, और नाम भी साफ लिखा है, रागिनी।
भेजने वाले ने सख्त शब्दों में कहा है कि सामान यहीं उतरेगा। पापा देखो कितने सारे बिस्कुट के पैकेट है, और ये देखो इसमें तो वो वाला जैम भी है जो टीवी पर आता है। माँ अब हमें वो पतली दाल नहीं खानी पड़ेगी ना, देखना कितना राशन आया है, अब हम अच्छा खाना खाएंगे। चुप हो जाओ दोनों, अंदर चलो। भैया हम ये सामान नहीं ले सकते। बहू ड्राइवर कह रहा है कि पते पर तेरा नाम है, और वैसे भी मोहल्ले के सामने इतनी बेइज्जती हो रही है, सब बातें बना रहे हैं। फिलहाल सामान अंदर रखवा दे, बाद में देखेंगे कि किसका है। भारी मन से सुमित और वेद प्रकाश ने सामान अंदर रखवाना शुरू किया। एक एक करके राशन के बोरे से रागिनी की छोटी सी रसोई भर गई। जहाँ कल तक खाली डिब्बे खनकते थे, आज वहाँ पैर रखने की जगह नहीं थी। बासमती चावल, अरहर, मूंग, मसूर की दालें, मैदा, सूजी, बेसन, घी, चीनी और मसालों के नए पैकेटों की खुशबू रसोई में महकने लगी। देख लिया, कहने को मना कर रही थी, पर 10 तरह का राशन देखा तो सब अंदर घर भर गया। अब देखना अगले कुछ दिनों में नए तेवर दिखाएगी ये। पड़ोसियों के जाने के बाद घर में सन्नाटा पसर गया। बच्चे उन बोरियों के इर्द गिर्द नाच रहे थे। माँ जल्दी से वो बासमती चावल दो ना, और देखो ये पनीर का पैकेट भी है, जल्दी बनाओ माँ, बहुत भूख लगी है। खबरदार जो किसी ने किसी पैकेट को हाथ लगाया, ये राशन हमारा नहीं है। जब तक पता नहीं चलता कोई कुछ नहीं छुएगा। पर माँ घर में तो सब कुछ है, फिर भी आप भूखा रखोगी। पापा देखो ना माँ को। तेरी माँ सही कह रही है आर्यन, बिना पहचान के किसी का दिया खाना जहर के समान होता है। रागिनी तुम सोयाबीन लाई हो ना, वही बना दो। रागिनी रसोई में गई। आज उसके सामने 10 तरह का राशन था, लेकिन उसने अपनी पुरानी पतीली में पानी भरकर सोयाबीन और आलू चढ़ा दिए। घर में राशन का भंडार लगा था, पर रागिनी ने उन बोरियों को हाथ तक नहीं लगाया। उसने हाथ में वो बिल की पर्ची ली और चुपके से रमाशंकर की दुकान की ओर चल पड़ी। रमाशंकर भैया, ये पर्ची आपकी दुकान की है। कल मेरे घर जो ट्रक आया था उसका भुगतान किसने किया? किसने लिखवाया था मेरा पता? अरे रागिनी बहू, सुबह सुबह क्या पूछताछ शुरू कर दी? अरे मेरी दुकान पर रोज हजारों का राशन बनता है, हजारों लोग आते हैं। मुझे क्या पता किसने किसके लिए क्या भिजवाया। मेरा काम सामान बेचना है, जासूसी करना थोड़े नहीं है। भैया मेरी जिंदगी का सवाल है, पूरा मोहल्ला मुझ पर थू थू कर रहा है। कोई मुझे अनाथ कहता था, अब कोई नाजायज कह रहा है। आप बस हुलिया बता दो उस आदमी का। अरे कहा ना मुझे नहीं पता। अरे जाओ अब काम करने दो। रागिनी उदास होकर दुकान से चली गई। जैसे ही रागिनी वहां से गई, रमाशंकर ने तुरंत अपनी दुकान के गल्ले के नीचे से फोन निकाला। हेलो, हाँ वो आई थी, बहुत शक कर रही है, बिल लेकर सीधे दुकान पर आ गई थी। मैंने तो भगा दिया, पर वो शांत बैठने वाली नहीं है। ठीक है, उसे शक करने दो, पर उसे पता नहीं चलना चाहिए कि मैं उसके इतने करीब हूं। मुझे पता है मुझे आगे क्या करना है, तुम बस अपना मुंह बंद रखना। उसी दिन शाम के वक्त रागिनी सब्जी मंडी पहुंचती है, जहां ताजी और महंगी सब्जियां सजी हैं। वहीं एक कोने में बैठी खराब और मुरझाई हुई सब्जियों के ढेर से सस्ती तोरई छाट रही है। तभी विनीता और कामनी वहां जाती हैं। अरे रागिनी, तो यहाँ इस कूड़े जैसी सब्जी में क्या ढूंढ रही है? हद है रागिनी, पूरा मोहल्ला देख रहा है कि तेरे घर में 10 तरह का राशन पड़ा है, राजमा, बासमती चावल है, और तू यहाँ 2-2 रुपए बचाने के चक्कर में सड़ी हुई तोरई ले जा रही है। क्यों उन मासूम बच्चों को तरसा रही है? विनीता, वो राशन मेरा नहीं है। मुझे अपने पापा के बारे में कुछ नहीं पता है, न जाने किसका एहसान है। नहीं चाहिए ऐसी खैरात का खाना। मैं मेहनत की सूखी रोटी खिला दूंगी, पर खैरात पर नहीं। रागिनी सब्जी लेकर घर आती है। घर में तुरई की पानी जैसी सब्जी और सूखी रोटियां बनाकर बच्चों को परोसती है। मैं ये कांच तो जैसी तुरई नहीं खाऊंगा। माँ वो देखो, अलमारी के ऊपर राजमा के पैकेट रखे हैं, वो बनाओ ना। हाँ माँ, पड़ोस वाली दादी कह रही थी कि तुम्हारे घर में तो बहुत सारा राशन आया है, फिर आप हमें ये कड़वी सब्जी क्यों दे रहे हो? आप हमसे प्यार नहीं करते? चुप, बिल्कुल चुप। एक शब्द और बोला तो आज ये रोटी भी नहीं मिलेगी। मैंने कहा ना वो सामान हमारा नहीं है। बच्चे बिलक बिलक कर रोने लगते हैं। सुमित और सावित्री भी अपराधी की तरह सिर झुकाए बैठे थे। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। रागिनी आंसू पहुंचकर दरवाजा खोलती है। सामने 50 साल का व्यक्ति खड़ा है, पर इस बार उसके हाथ में एक पुरानी तस्वीर है। अरे बेटा, ये राशन किसी अनजान ने नहीं, तुम्हारे गुनहगार मामा ने भेजा है रागिनी, और ये खैरात नहीं, तुम्हारा ही हक है। रागिनी के हाथ से तुरई की थाली छूट जाती है। बच्चों का रोना थम जाता है और पूरे घर में सन्नाटा पसर जाता है। राधे श्याम का शरीर कांप रहा था, वो रागिनी को बताता है। अरे बेटी, ये आज से 25 साल पहले की कहानी है, जब तू केवल 5 साल की थी। तेरी माँ कविता और पिता महेंद्र मेरे बहन बहनोई थे। वो बहुत बड़े व्यापारी, अच्छे थे। मैंने ही उनके व्यापार को डुबाया और तेरे नाना नानी की प्रॉपर्टी से भी
उन्हें बेदखल करके सब हड़प लिया। महेंद्र जी का अनाज का बहुत बड़ा गोदाम है। राधेश्याम मुनीम की गद्दी पर बैठा है और बड़ी चालाकी से असली बही खातों को जला रहा है और फर्जी कागजों पर महेंद्र के जाली दस्तखत कर रहा है। जीजाजी, आप ईमानदारी की बातें करते रहिए और मैं इस ईमानदारी की नींव खोदता रहूंगा। साले साहब, मुझे गर्व है कि व्यापार में मेरा साथ देने के लिए आप जैसा सच्चा इंसान है। रागिनी और कविता की फिक्र मुझे अब नहीं होती। महेंद्र जिसे अपनी ढाल समझते थे वही उनके विनाश का हथियार बन चुका था। राधेश्याम ने धीरे धीरे सारा पैसा सट्टे और गलत कामों में लगाया और अंत में बैंक का नोटिस महेंद्र के दरवाजे पर आ गया। महेंद्र के हवेली के बाहर नीलामी का बोर्ड लगा है। कविता नन्ही रागिनी की उंगली पकड़कर बारिश में भीग रही है और अपने मायके मदद के लिए जाती है। बेटा, महेंद्र ने तुझे छोटे भाई से बढ़कर प्यार दिया, उसकी जायदाद भी हड़प ली तूने। कम से कम इस छोटी बच्ची और अपनी बहन को तो छत दे दे। और वैसे भी बाप की जायदाद में आधा हिस्सा बेटी का होता है, तो मेरी जायदाद में से आधा हिस्सा मेरी बेटी को मिलेगा। माँ पापा, ये जज्बाती बातें छोड़ो। व्यापार में कोई किसी का सगा नहीं होता। आज महेंद्र सड़क पर है क्योंकि वो कमजोर था, और रही बात बहन की, तो महेंद्र उसका बोझ उठाए, मैं नहीं। भाई देखो, ये लोग हमें घर से निकाल रहे हैं। मेरे पति का सब कुछ लूट गया। हमें बस कुछ दिनों के लिए छत दे दो। बहन, इस घर में भिखारियों के लिए जगह नहीं है। महेंद्र ने सट्टे में पैसे हारे हैं, तो अब सड़क पर सोना सीखें। अरे चुप कर राधेश्याम, महेंद्र तेरा जीजा है, और याद रख, उस पुश्तैनी जायदाद में आधा हिस्सा मेरी बेटी का है। मैं आज ही अपनी जायदाद का बंटवारा करूंगा और आधा हिस्सा अपनी बेटी को दूंगा। पापा, ये जायदाद मेरी है। आप एक फूटी कौड़ी भी उस मनहूस को नहीं देंगे। उसी रात राधेश्याम ने अपने पिता के शब्दों से डरकर कुछ फर्जी कर्जदार गुंडे बनाकर उनके पास भेज दिए। सड़क पर तिरपाल के नीचे सो रहे महेंद्र और उन कर्जदारों ने अपमानित किया और मारपीट की, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। और पति की मौत देख कविता का मानसिक संतुलन बिगड़ गया और वो मर गई, और राधेश्याम ने रागिनी को अनाथ आश्रम में छोड़ दिया। यही तेरी जगह है। राधेश्याम, तूने अपनी बहन बहनोई को मार दिया, भांजी को अनाथ आश्रम में छोड़ दिया। देख, तेरा पाप तेरे आगे आएगा। तू सोने के महल में रहेगा, पर तेरे अपने बच्चे तुझे वैसे ही धक्के देकर सड़क पर फेंकेंगे जैसे तूने आज उस बच्ची को फेंका है। हाँ बेटा, तेरी माँ और तेरी नानी की बद्दुआ मुझे लग गई, और आज मेरे बच्चों ने इतिहास दोहराया। अभी 1 महीने पहले मेरे खुद के बच्चे विदेश चले गए। राधेश्याम के आलीशान बंगले में उसके अपने बेटे रोहन और आरती उस पर चिल्ला रहे हैं। ऐसे कैसे नहीं देगा बुड्ढे? हमें क्या पता नहीं है तूने यह पैसा कैसे कमाया है। तूने अपनों का खून पिया है ना, तो अब अपनी औलाद को देने में क्या जाता है। जिस बाप ने अपने माता पिता को घुट घुट कर मार डाला, क्या पता कल तू हमारे साथ क्या करेगा। तू एक जहरीला सांप है और हमें सांप से बचना है, इसलिए हम विदेश आ रहे हैं। लेकिन मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा बच्चों? देख बुड्ढे, नाटक मत कर। हमें हमारे हिस्से की जायदाद दे दे ताकि हम सेटल हो जाएं। फिर तो जिंदा रहे या मर, हमें मतलब नहीं है। जल्दी साइन कर इन पेपर्स में, और हमें बस 1-1 करोड़ रुपया चाहिए, बाकी तू कुछ भी कर। बेटा, मैंने ये सब तुम्हारे लिए ही तो किया था। जो अपनी सगी बहन का नहीं हुआ वो हमारा क्या होगा। हमें तेरी दौलत चाहिए, तू नहीं। रोहन और आरती राधेश्याम से जबरदस्ती साइन करके 1-1 करोड़ लेकर उसे अकेला छोड़कर चले गए। बेटा, उस दिन मुझे मेरी करनी याद आई और माँ का वो श्राप याद आया। मैंने तभी से पागलों की तरह तुझे ढूंढना शुरू किया और तुझे ऐसी हालत में देखकर ये राशन भिजवाया। ये है इन 10 बोरियों का सच। ये मेरे पिता की मौत और मेरी माँ के आंसुओं की कीमत है। मामा जी, मेरी माँ ने सही कहा था, पाप का घड़ा एक दिन फूटता ही है। आज आपकी हालत देखकर मुझे दया नहीं बल्कि अपने भगवान पर भरोसा हो रहा है। बेटी, मुझे माफ कर दे, पर ये राशन रख ले। ये तेरे बाप का ही आत्मा है जो तुझे तरसते देख तड़प उठी। मैं तो बस एक जरिया हूँ अपनी मौत का इंतजार करने वाला। सुना आपने? ये मामा जी कह रहे हैं कि ये 10 तरह का राशन मेरा हक है। मेरी माँ, पिताजी, नाना नानी जहाँ भी होंगे वो देख रहे हैं कि आज 25 साल बाद इस हत्यारे को
हक याद आया है। जब मेरी माँ सड़क पर दम तोड़ रही थी तब कहाँ था आपका हक? जब अनाथालय में दूसरी लड़कियां अपने माता पिता की राह देखती और मैं भूख के पेट सोती थी तब कहाँ था आपका हक? बेटा मुझे मार ले, मुझे पुलिस के हवाले कर दे, पर ये राशन रख ले और चल मेरे साथ। जब तक मैं तुझे तेरा हक नहीं दूंगा मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। ये राशन नहीं है, ये मेरे अपनों की अस्थियों की राख है। आपके बच्चों ने बिल्कुल सही किया, जो अपनों का नहीं हुआ वो किसी का नहीं हो सकता। आपने मेरे माँ बाप को मारा, पर आज आपके बच्चों ने आपकी आत्मा को मार दिया। यही आपका इंसाफ है। बहू शांत हो जा, जो बीत गया हो वो वापस नहीं आएगा। अब इस 10 तरह के राशन को स्वीकार कर। राधे श्याम के लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए। वैसे भी अन्न का अपमान नहीं करना चाहिए। रागिनी घुटनों के बल बैठ गई। पूरा आंगन रागिनी की सिसकियों से गूंज रहा था। बेटी, पाप का घड़ा एक दिन भरता ही है। मैंने प्रॉपर्टी के लालच में तुम्हें अनाथ आश्रम फेंक दिया, पर आज मेरे अपने बच्चे मुझे लात मार कर चले गए। हमें आपकी दौलत नहीं चाहिए मामा जी। हम सूखी रोटी खा लेंगे, पर धोखे का राशन नहीं खाएंगे। रुक सुमित बेटा, गुस्से में फैसला मत कर। देख बच्चे कितने दिनों से तरस रहे हैं। राधे श्याम जी, आपने जो किया वो माफी के काबिल नहीं है, पर शायद भगवान ने आपको पश्चाताप का मौका दिया है। रागिनी, ये सब तेरा ही है। अरे तेरे पिता से मैंने जो छीना था मैं वो सब ब्याज समेत तुझे लौटाने आया हूँ। रागिनी जमीन पर बैठ गई। एक तरफ बचपन की कड़वी यादें थी और दूसरी तरफ उसके बच्चों का भविष्य। उसने देखा कि 10 साल का आर्यन और 8 साल की सिया जो खिड़की से उस बासमती चावल और घी के डिब्बों को ललचाई नजरों से देख रहे थे। सुमित, माँ जी सही कह रही है। ये राशन किसी की भीख या खैरात नहीं है। ये मेरे माता पिता की पसीने की कमाई है जो इस अपराधी ने हमसे छीन ली थी। आज मेरे बच्चे भूखे सोए और इनके हक का अनाज कोठियों में सड़ता रहे, ये मैं नहीं होने दूंगी। माँ, क्या हम सच में ये चावल खा सकते हैं? आप गुस्सा तो नहीं करोगी ना? नहीं बेटा, आज तुम जी भर के खाना खाओ। आज तुम्हारी माँ तुम्हें 10 तरह के राशन से बना हुआ अच्छा खाना खिलाएगी। रागिनी उठी और उसने अपने कांपते हाथों से बासमती चावल की बोरी का मुंह खोला। चावल के दानों की खुशबू पूरे घर में फैल गई। सुमित और वेद प्रकाश ने भारी मन से राधे श्याम को एक तरफ बैठने का इशारा किया। रागिनी रसोई में गई और उसने मिट्टी से 2 और चूल्हे बनाए और जमीन पर अलग अलग कटोरियों में भिगोए हुए राजमा, केसरिया, बासमती चावल, ताजी सब्जी और मसालों के पैकेट खुले रखे हैं। तीनों चूल्हे पर एक साथ 3-3 पतीले चढ़े हैं। माँ जी, आज बच्चों की पसंद का सब कुछ बनेगा। मैंने राजमा चढ़ा दिए हैं और बासमती चावल की खुशबू तो पूरे मोहल्ले में जा रही है। हाँ बहू, आज सिया और आर्यन के चेहरों पर जो खुशी है उसे देखकर तो मेरा कलेजा ठंडा हो गया। अरे वाह, सुनहरे बासमती चावल की खिलती हुई महक और ये गाढ़ा और मसालेदार कश्मीरी राजमा, ओह कितना स्वादिष्ट लग रहा है। हाँ, और ये देसी घी में डूबी हुई नरम रोटियां देखो, ताजा मटर पनीर की सब्जी और ये बूंदी का रायता ठंडा ठंडा और ताजा सलाद। वाह, घर में 10 तरह का राशन हो तो रसोई कैसे महकती है। हाँ, आज हमारे बच्चे भरपेट खाना खाएंगे। मम्मी पापा, काश मैं आपको देख पाती, लेकिन ये आपका ही आशीर्वाद है जो हमें मिल रहा है। आंगन में दरी बिछी है, पूरा परिवार एक साथ खाने में बैठा है। राधेश्याम मामा एक कोने में बैठे नम आंखों से सबको देख रहे हैं। बच्चे अपनी थालियां देखकर फूले नहीं समा रहे। थालियों में 10 तरह के राशन से बने पकवान सजे थे। बच्चे ऐसे खाना खा रहे थे जैसे उन्होंने जन्मों से कुछ ना खाया हो। वाह माँ, ये तो किसी पार्टी जैसा खाना है, मजा आ गया। माँ, अब तो हमें ऐसा रोज ही 10 तरह का खाना मिलेगा ना? अब हम कभी भूखे तो नहीं सोएंगे। कभी नहीं मेरी बच्ची, अब हमारी रसोई हमेशा भरी रहेगी। अब रोज ऐसा ही खाना मिलेगा। ये तुम्हारे नाना जी का आशीर्वाद है और अब हमें कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। खाना खाने के बाद राधे श्याम ने अपने झोले से एक मखमली लिफाफा निकाला और कांपते हाथों से रागिनी के हाथों में रख दिया। रागिनी, ये उस हवेली के कागजात है जो तेरे पिता की थी। मैंने सब तेरे नाम कर दिया है और ये 5 लाख का चेक ये तेरे भविष्य के लिए है। राधे श्याम जी, पाप की भरपाई दौलत से नहीं सेवा से होती है। अब आप कहीं नहीं जाएंगे। इसी घर के एक कोने में रहिए और अपनी इन गलतियों का प्रायश्चित अपनी भांजी के बच्चों को खुश देखकर कीजिए। मामा जी, हमने आपको माफ किया। आप इसी घर में हमारे साथ रहेंगे। रागिनी, मैं जानता हूं कि मैं तुम्हारे माँ बाप को वापस नहीं ला सकता, पर तुम अपनी हवेली में चलो, यहाँ मत रहो। आज से सब तुम्हारे नाम है। दामाद जी कोई भी काम कर लेंगे,
तुम लोग खुश रहो तो मैं शांति से मर सकूंगा। अगले ही दिन पूरा परिवार उस जर्जर मकान को छोड़कर शहर के उस आलीशान हवेली में शिफ्ट हो गया जो कभी रागिनी के